हेलो जनता, स्वागत है आपका फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और एग्जाम के लिए उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। आज के सेशन में हम गहराई में समझेंगे, मतलब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने फंडामेंटल राइट्स देता है और फिर समझेंगे दो सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 एंड 13। ये दोनों आर्टिकल्स आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क का बेस है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। छोटा सा नोट आपके लिए, ओरिजिनली हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स लिस्ट से हटा दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300A में है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। अभी तक हमने जाना कि कितने फंडामेंटल राइट्स है और कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया और कैसे उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि स्टेट कौन है तब तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का केस फाइल करना है। आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 के मुताबिक जितनी भी लॉ मेकिंग बॉडीज और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज है, सबको स्टेट माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी बॉडी सॉवरन पावर का यूज करती है या लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, वो स्टेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, स्टैशरी नॉन स्टैशरी बॉडीज जैसे LIC, ONGC, सेल, इवन प्राइवेट एजेंसीज अगर वो स्टेट के लिए पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अब आप सोचो कि प्राइवेट एजेंसीज को कब स्टेट माना जाएगा। बहुत बड़ा एग्जाम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना करता है और उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो क्या वो आर्टिकल 32 में केस कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कहा है बिल्कुल, क्योंकि अगर प्राइवेट बॉडी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो उसे भी आर्टिकल 12 के स्कोप में लाया जा सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है अजय हुसैन वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट कंट्रोल में है या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है तो उसे स्टेट माना जाएगा। तो आर्टिकल 12 का एक सिंपल समरी आप याद रखो कि आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है, एंड स्टेट इज इक्वल टू सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस लोकल अथॉरिटीज प्लस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज प्लस एनी एजेंसी परफॉर्मिंग public function. I will repeat it. State is equal to central plus state plus local authorities plus government controlled bodies plus any agency performing public function. अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल एक गेम चेंजर है। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, और ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी पावर दी है, वो पावर है जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर हमें कौन से आर्टिकल से मिलता है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, ये आप याद रखिए और इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ का मतलब सिर्फ एक एक्ट नहीं होता, इसमें ये सब इंक्लूड होते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सब लॉ के अंडर आते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है कि प्रेस को बिना सेंसरशिप के कुछ पब्लिश करने की परमिशन नहीं होगी, ये लॉ आर्टिकल 19 के खिलाफ होगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। क्यों?
क्योंकि इसने आर्टिकल 19 का वायलेशन किया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है और आर्टिकल 12 और 13 इन राइट्स का फाउंडेशन बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।